हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें बेंथम बता रहा हूं, बेंथम के बारे में पढ़ा रहा हूं, बेंथम के विभिन्न राजनीतिक विचार क्या क्या हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेंथम के राज्य संबंधी विचारों से अवगत कराया था और बेंथम के अधिकार संबंधी विचारों से अवगत कराया था, बेंथम के कानून संबंधी विचारों से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार, न्याय और दंड संबंधी विचार तथा जेल सुधार संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं बेंथम के विचारों की तरफ। पहला है स्वतंत्रता संबंधी विचार, लिबर्टी पर। बेंथम ने स्वतंत्रता पर क्या विचार दिया है? तो बेंथम स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व नहीं देता है, क्योंकि स्वतंत्रता उपयोगितावाद की धारणा पर आधारित है। स्वतंत्रता जो होती है वो उपयोगितावाद की धारणा पर आधारित है। बेंथम की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता किस पर आधारित है? यह उपयोगितावाद पर आधारित है। उपयोगितावाद पर आधारित है बेंथम की स्वतंत्रता। वह कहता है कि सुख से बढ़कर स्वतंत्रता नहीं है, वह सुख को महत्व देता है, स्वतंत्रता को नहीं। सुख को महत्व देता है, स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। वह कहता है कि सुख से बढ़कर स्वतंत्रता नहीं है। यदि आपको स्वतंत्र दे दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए और किसी प्रकार की सुविधाएं न दी जाए तो आपकी स्वतंत्रता बेकार है, आपकी स्वतंत्रता व्यर्थ है, आपकी स्वतंत्रता व्यर्थ है। तो इस तरह से वह स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता है। बेंथम कहता है कि मनुष्य जीवन की आवश्यकता स्वतंत्रता है, सुरक्षा नहीं। वह कहता है कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकता स्वतंत्रता है, सुरक्षा नहीं। इसलिए स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता, वह कहता है कि मनुष्य जीवन की आवश्यकता स्वतंत्रता है, सुरक्षा नहीं, और इसलिए स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। तो बेंथम की जो स्वतंत्रता संबंधी धारणा है वह कानून की धारणा से उत्पन्न हुआ है। वह कहता है कि कानून एक आदेश है, एक प्रतिबंध है, इसलिए वह स्वतंत्रता का शत्रु है। कानून जो है वह शत्रु है किसका? स्वतंत्रता का। कानून स्वतंत्रता का शत्रु है, स्वतंत्रता का शत्रु है। कानून स्वतंत्रता का शत्रु है क्योंकि कानून लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो बेंथम के अनुसार अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य का उद्देश्य नहीं है, बल्कि राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम सुख की प्राप्ति है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति है। स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य का उद्देश्य नहीं है। वह कहता है कि सुख ही एकमात्र कसौटी है और स्वतंत्रता को उस कसौटी पर कसा जाना चाहिए, और स्वतंत्रता को उस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। तो इस तरह से बेंथम सुख को महत्व देता है, स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। वह कहता है कि वही स्वतंत्रता हमारे लिए उपयोगी है जो हमें सुख में, हमारे सुख में वृद्धि करती है, हमको सुखी बनाती है। आइए देखते हैं संप्रभुता संबंधी विचार। बेंथम ने संप्रभुता के संबंध में क्या कहा है? जैसा कि बेंथम के दर्शन का संपूर्ण आधार उपयोगिता है और इसी उपयोगिता के आधार पर वह अपने समस्त विचारों का प्रतिपादन करता है। बेंथम संप्रभुता को निरपेक्ष माना है, असीमित माना है, परंतु वो सर्वोच्च और अनन्य शक्तिशाली नहीं माना है। संप्रभुता को वह सर्वोच्च शक्तिशाली और अनन्य नहीं मानता है। वह राज्य की विधि निर्माण की क्षमता और शक्ति को ही संप्रभुता मानता है। वह राज्य की विधि निर्माण करने की क्षमता और शक्ति को ही संप्रभुता मानता है और उसका निर्धारण उपयोगितावाद के आधार पर करता है। वह कहता है कि विशाल जनमत किसी विधि का विरोध करता है तो संप्रभु का कर्तव्य है कि वह उस विधि को कानून का रूप कदापि न दे। संप्रभु का यह कर्तव्य है कि वह उस विधि को कानून का रूप कदापि न दे। वह कहता है कि संप्रभुता के आदेशों का पालन उपयोगिता के आधार पर होता है। यदि आदेश उपयोगी है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, यदि आदेश अनुपयोगी है तो उसकी अवज्ञा की जानी चाहिए। इसलिए वह कहता है कि अवज्ञा की उपयोगिता आज्ञा पालन से अधिक हो तो संप्रभु की आज्ञा प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार और कर्तव्य है। वह कहता है कि अवज्ञा की उपयोगिता यदि आज्ञा पालन से अधिक हो तो ऐसे संप्रभु की अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार होना चाहिए, नैतिक अधिकार और परम कर्तव्य होना चाहिए।
तो इस तरह से बेंथम उपयोगिता के आधार पर जनता को संप्रभु का प्रतिरोध करने का अधिकार देकर भी बेंथम यह मानता है कि राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बेंथम यह मानता है, हालांकि संप्रभुता का विरोध करने का अधिकार देता है, उपयोगिता के आधार पर देता है, लेकिन बेंथम यह मानता है कि राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो किसी अधिकार को मानने या न मानने के लिए विवश करे। उसकी यह मान्यता संप्रभुता को असीम अधिकार युक्त बनाती है, क्योंकि वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है और यह कहता है कि राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो उसे अधिकार को मानने या न मानने के लिए विवश करे। तो उसकी यह मान्यता संप्रभु को असीमित अधिकार युक्त बना देती है, असीमित अधिकार युक्त बना देती है। तो इस तरह से बेंथम संप्रभुता को भी उपयोगिता के आधार पर ही इस तरह से बेंथम संप्रभुता का भी उपयोगिता के इस तरह से बेंथम संप्रभुता का भी विश्लेषण उपयोगितावाद के आधार पर करता है। वह कहता है कि संप्रभु के समस्त आदेशों का पालन किया जाना चाहिए यदि हमारे लिए उपयोगी है, यदि हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसकी आज्ञा का अवहेलना कर दिया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं अब न्याय संबंधी विचार। बेंथम के समय में जो ब्रिटेन की कानून व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, वह बहुत ही दोषपूर्ण थी। न्याय व्यवस्था में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त था, रिश्वतखोरी चरम पर थी। और जो न्याय होता है, कुलीन वर्ग को न्याय आसानी से मिल जाता है, कुलीन वर्ग को, पैसे वालों को न्याय आसानी से मिल जाता है, या फिर वह न्यायालय में न्यायाधीशों को धन देकर मुकदमों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वहीं जो गरीब वर्ग होता है वह न्याय से वंचित हो जाता है, उसके पास न्यायाधीशों को और वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं और जिससे कि वह अपनी मुकदमों की सुनवाई करा सके। बेंथम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के बारे में कहता है कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य चुका नहीं सकता वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बेंथम ब्रिटिश कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की घोर आलोचना किया है। बेंथम ने न्यायाधीशों और वकीलों की भी जमकर आलोचना की है। बेंथम न्यायाधीशों और वकीलों की भी जमकर आलोचना की है। वह न्यायाधीशों को न्याय का व्यवसाय कहता है, न्याय के व्यवसाय कहता है, न्याय के व्यवसायी, जजेज एंड कंपनी, जजेज एंड कंपनी। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जजेज, न्यायाधीशों को जजेज एंड कंपनी किसने कहा है? तो बेंथम ने कहा है, बेंथम की न्याय संबंधी धारणा में। वह कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं यह अपराधियों से बड़े अपराधी होते हैं। बेंथम कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं यह अपराधियों से भी बड़े अपराधी होती हैं। उसने लिखा है कि हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारे कानून है वह हमारे कानून न्यायाधीशों के लिए, न्यायाधीशों के द्वारा बनाए जाते हैं। वकीलों के बारे में बेंथम की बहुत निम्न स्तर की धारणा है। वकीलों के बारे में बेंथम की बहुत निम्न स्तर की धारणा है। वह कहता है कि ये आलसी, सत्य असत्य में भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की अवहेलना करने वाले, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारों पर नाचने वाले होते हैं। तो इस तरह से बेंथम वकीलों की भी जमकर आलोचना की है। बेंथम कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, इनकी जो न्याय व्यवस्था होती है वह उनके निजी लाभ के कारण होती है। यानी कि यह जो न्याय व्यवस्था होती है वह उनको निजी लाभ कमाने का एक धंधा बन गया है। यह जो न्याय व्यवस्था है, यह न्याय व्यवस्था के द्वारा वकील निजी लाभ कमाते हैं, न्यायाधीश निजी लाभ कमाते हैं। बेंथम कहता है कि जो ये न्यायाधीश होते हैं, जो वकील होते हैं, ये जनता को ठगने के लिए षड्यंत्र के रूप में कार्य करने लगते हैं। यानी कि जो वकील होते हैं यह जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह करके पैसे ऐंठते रहते हैं। तो एक षड्यंत्र बनाते हैं, उस षड्यंत्र के तहत वो जनता से पैसे वसूलते हैं। उसने तत्कालीन न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना की है और उसके सुधार पर बल दिया है, न्याय व्यवस्था के सुधार पर बल दिया है, जिससे सभी नागरिकों को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। तो यह है बेंथम का न्याय सिद्धांत या न्याय पर विचार। अब आते हैं बेंथम के दंड संबंधी विचार। बेंथम के दंड संबंधी विचारों पर बेंथम दंड व्यवस्था में सुधार करना चाहता था और दंड व्यवस्था में सुधार भी उसने उपयुक्ततावाद के आधार पर किया है।
बेंथम तत्कालीन दांडिक व्यवस्था से बहुत ही असंतुष्ट था, क्योंकि वह अमानवीय और कठोर होती थी। जो तत्कालीन ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की जो दांडिक प्रणाली थी वह अमानवीय थी, कठोर थी, अनुचित थी। छोटे से छोटे अपराधों के लिए बड़ा दंड दिया जाता था। वह कहता है कि दंड का उद्देश्य अपराधी से बदला लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपराधी का सुधार करना होना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी से बदला लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपराध में सुधार करना होना चाहिए। बेंथम कहता है कि दंड अपराध की प्रवृत्ति और मात्रा के अनुसार दिया जाना चाहिए। दंड किस आधार पर दिया जाना चाहिए? अपराध की प्रवृत्ति और मात्रा के अनुसार दिया जाना चाहिए। यानी कि अपराध किस प्रकार का है और अपराधी की प्रवृत्ति क्या है और अपराध करने की मात्रा क्या है, उसने कितना बड़ा अपराध किया है या छोटा अपराध किया है, तो इस आधार पर दंड देना चाहिए। बेंथम कहता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को दंड देते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पहली परिस्थितियां, कि वह व्यक्ति जो अपराध किया है किस परिस्थिति में किया है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन थे जिससे कि व्यक्ति अपराध की तरफ उन्मुख हुआ है या अपराध कर बैठा है, यानी कि किसके कारण से अपराध हुआ है, इस कारणों की छानबीन की जानी चाहिए, तब दंड देना चाहिए। दूसरा, वह कहता है कि अपराध की प्रकृति को भी ध्यान में देखना चाहिए कि अपराध की प्रकृति क्या है, यानी कि किस प्रकार का अपराध है, वह छोटा है या बड़ा है, गंभीर अपराध है या साधारण अपराध है। तीसरा, उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपराधी का उद्देश्य क्या था, वह वास्तव में अपराध करना चाहता था या अपराध करना नहीं चाहता था, यानी कि अपराधी का उद्देश्य क्या था। और फिर वह चौथा कहता है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध से किस व्यक्ति को हानि पहुंचती है, किस व्यक्ति को हानि पहुंची हो, यानी कि हानि किसे पहुंची हो, वह जिसको हानि पहुंची हो वह अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। वह कहता है कि यदि अच्छा व्यक्ति है तो तब तो उसके दंड व्यवस्था में, तब तो उसके दंड देते समय कुछ उदारता बरती जानी चाहिए। वह कहता है यदि किसी अच्छे व्यक्ति को हानि पहुंची है तो उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए और ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वह दोबारा अपराध करने की न सोचे या दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति पैदा न हो। यदि किसी बुरे व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो दंड देने में उदारता बरती जानी चाहिए। बेंथम दंड देने के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। वह कहता है कि जो दंड की व्यवस्था हो वह अपराध के मात्रा के अनुपात में हो, यानी कि मात्रा के अनुपात में हो। अगर छोटा अपराध है तो छोटा दंड दिया जाना चाहिए, यदि बड़ा अपराध है तो बड़ा दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, वह कहता है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना नहीं होना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना नहीं होना चाहिए और एक जैसे अपराधों के लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो एक जैसे अपराध करते हैं व्यक्ति तो उनके लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि जो कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए समान दंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चोरी किया उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए और दूसरा व्यक्ति चोरी किया उसको रिहा कर दिया जाए या कम सजा दी जाए। समान अपराध के लिए समान दंड होना चाहिए। वह कहता है कि दंड का जो स्वरूप हो वो आदर्शात्मक हो, यानी कि शिक्षाप्रद हो। आदर्शात्मक हो और शिक्षाप्रद हो। दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपराधी का सुधार करना होना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी के सुधार पर बल देना होना चाहिए। फिर वह कहता है कि दंड के द्वारा उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाए जिस व्यक्ति को हानि पहुंची हो। दंड के द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को हानि पहुंची है उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, यानी कि अपराधी के द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमारा नुकसान किया है
तो कोर्ट के द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि हमारे नुकसान की भरपाई की जाए, हमारे नुकसान की भरपाई की जाए, यह उस अपराधी के द्वारा उस अपराधी के धन से हमारी पूर्ति की जाए, हमारी क्षतिपूर्ति की जाए। फिर वह कहता है कि अपराधी को लोकप्रियता से दूर रखा जाए। लोकप्रियता, अपराधी को लोकप्रियता से दूर रखा जाए। अपराधी को इस जेल के काल कोठरियों में बंद कर दिया जाना चाहिए, उसको मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और लोकप्रियता से दूर रखा जाना चाहिए ताकि दंड व्यवस्था बनी रहे। और यदि लोकप्रियता से दूर नहीं रखा गया तो दंड व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण होना कठिन हो जाएगा, दंड व्यवस्था का उद्देश्य कठिन हो जाएगा। फिर बेंथम कहता है कि अपराध के पुनरावलोकन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गलत रूप से दिए गए दंड में अनावश्यक परिवर्तन हो सके, ताकि गलत रूप से दिए गए दंड में अनावश्यक परिवर्तन हो सके, यानी पुनरावलोकन की व्यवस्था होनी चाहिए। पुनरावलोकन, जैसे किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि वह निर्दोष है, तो उसको फिर से न्यायिक प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की जानी चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा के आधार पर उस व्यक्ति को फिर न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को फिर निर्दोष करार देकर उसको रिहा कर देना चाहिए, उसको निर्दोष करार देकर उसको रिहा कर देना चाहिए। तो इस तरह से बेंथम पुनरावलोकन की भी व्यवस्था करता है कि गलत व्यक्तियों को या निर्दोष लोगों को दंड न मिल सके। यदि दंड मिल गया है तो बाद में यदि तथ्य सामने आते हैं, साक्ष्य सामने आते हैं, तो उस साक्ष्यों के आधार पर उसको रिहा किया जा सके, उसको निर्दोष साबित किया जा सके। तो न्यायिक व्यवस्था में पुनरावलोकन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। डेविडसन कहता है कि बेंथम का विचार था कि दंड देने में भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि हम न्याय कर रहे हैं तो हम सेंटिमेंटल होकर न्याय न करें, हमें किसी दुर्भावना या द्वेष बस न्याय न करें, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर हमें न्याय करना चाहिए, हमें दंड देना चाहिए। बेंथम जघन्य अपराधों के लिए अपराधी के लिए मृत्यु दंड का भी सुझाव देता है तथा अपराधियों के क्षमा किए जाने के विरुद्ध भी होता है। वह ये चाहता था बेंथम कि अपराधियों को किसी प्रकार का माफ ही न दिया जाए, अपराधियों को माफ न किया जाए, क्षमा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि जो अपराध किया है उसको दंडित अवश्य करना चाहिए। तो बेंथम अपराधियों के लिए क्षमा का प्रावधान नहीं करता है, क्षमा देने का सुझाव नहीं देता है। वह कहता है कि अपराधियों को निश्चित रूप से दंड दिया जाना चाहिए और जघन्य अपराधों के लिए व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं जेल संबंधी सुधार। जेल संबंधी सुधार, जेल संबंधी सुधार। बेंथम के समय ब्रिटिश जेल खानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत शोचनीय थी, बहुत असंतोषजनक थी। जेल की कोठरियां जो होती थी शीलन भरी होती थी, अंधेरी होती थी और सभी प्रकार के अपराधियों को एक ही काल कोठरी में रखा जाता था, एक ही बैरक में रखा जाता था या एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता था। चाहे वह बालक हो, चाहे वृद्ध पुरुष हो, चाहे वयस्क हो, सबको एक ही कोठरी में बंद कर दिया जाता था। और इस तरह से नए अपराधियों को पुराने अपराधियों के संरक्षण में रखने से नए अपराधी पक्के अपराधी बन जाते थे। जो नए अपराधी होते थे उनको पुराने अपराधियों के साथ रख दिया जाता था, तो उसका असर पड़ता था, उसका प्रभाव यह पड़ता था कि जो नए अपराधी होते थे वह पक्के अपराधी बन जाते थे, पुराने अपराधियों के संरक्षण में पक्के अपराधी बन जाते थे। इस तरह से जो जेल खाना होता है ब्रिटेन का, एक तरफ तो अपराधियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र होता है, तो दूसरी तरफ वह यातना गृह होता है, उनको कठोर यातनाएं भी दी जाती थी। बेंथम जेल की इन समस्त दुर्व्यवस्था को समाप्त करके एक नई योजना का सुझाव देता है। बेंथम इन समस्त दुर्व्यवस्थाओं को समाप्त करके एक नई योजना का सुझाव देता है जहां अपराधियों को सजा काटने के दौरान लाभदायक प्रशिक्षण दिया जा सके, लाभदायक प्रशिक्षण दिया जा सके। वह कहता है कि जो अपराधी हैं वह जब सजा काट रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वह जेल से छूटकर समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें, रोजी रोटी चला सकें।
तो और जब उनको व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो फिर जेल से छूटने के पश्चात वह कोई अपराध नहीं करेंगे, वह अपराध करने से डरेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि यदि अपराध करेंगे तो पुनः वह जेल चले जाएंगे। तो इस तरह से व्यवसायिक प्रशिक्षण देने से उनके जीवन निर्वाह में मदद होगी और बाहर का समाज जो होगा उनके लिए उपयोगी होगा और सम्मानजनक होगा। वह उपयोगी और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो बेंथम जेलों की सुधार करने के लिए एक आदर्श जेल का नमूना तैयार करता है। वह एक आदर्श जेल का नमूना तैयार करता है जिसे पैन ऑप्टिकॉन कहा जाता है। पैन ऑप्टिकॉन। पैन जिसे पैन ऑप्टिकॉन का नाम उसने दिया है। उसने अपनी योजना को पैन ऑप्टिकॉन का नाम दिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पैन। पैन का मतलब होता है सर्व। पैन का मतलब होता है सर्व। ऑप्टिकॉन का मतलब होता है दृष्टा, सर्वद्रष्टा, अर्थात सर्वद्रष्टा बंदीगृह। सर्वद्रष्टा, सर्वद्रष्टा बंदीगृह, सर्वद्रष्टा बंदीगृह। उसकी योजना क्या है? सर्वद्रष्टा बंदीगृह। यानी कि जो पैन ऑप्टिकॉन होता है वह उसका जो मॉडल होता है इस तरह से होता है, गोलाकार होता है। पैन ऑप्टिकॉन का मॉडल गोलाकार होता है जिसमें कि चारों तरफ बैरक बने होते हैं। चारों तरफ ये जेल की काल कोठरियां बनी होती है, जेल की कोठरियां बनी होती हैं और बीच में जो होता है वह जेलर का केबिन होता है। बीच में जेलर का केबिन होता है जो बैठकर जेल के चारों तरफ, जेल के बीचों बीच बैठकर चारों तरफ से अपनी नजर दौड़ा सके, चारों तरफ से अपनी नजर दौड़ा सके। यानी कि जेलर जो होता है वो पूरे जेल में अपने केबिन से चारों तरफ कमरों पर नजर रख सकेगा और सभी कैदियों के गतिविधियों पर नजर रख सकेगा और समय समय पर सबको दिशा निर्देशन भी देता रहेगा। परंतु बेंथम की यह योजना जो होती है इंग्लैंड में कार्यान्वित नहीं हो पाती है। इंग्लैंड में कार्यान्वित नहीं हो पाती है, परंतु उसके अनेक सुझावों को बहुत देशों ने स्वीकार किया और अनेक देशों ने उसके सुझावों को स्वीकार कर अपने शासन के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। यानी कि बेंथम के सुझावों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ उसने कर दिया, अनेक देशों ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बेंथम मानव जीवन के हर क्षेत्र में सुधारों की योजना प्रस्तुत की और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आंदोलन कर जनमानस को प्रेरित किया। उनको कार्यान्वित करने के लिए जनमानस को प्रेरित किया और फलतः समाज सुधार के क्षेत्र में उसका योगदान अमूल्यनीय है। समाज सुधार के क्षेत्र में बेंथम ने बहुत अधिक योगदान दिया। उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसका योगदान महत्वपूर्ण है, अमूल्यनीय है और महान है। इसीलिए एवनस्टीन कहते हैं कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ। एवनस्टीन कहते हैं कि पिछली 5 पीढ़ियों में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहा हो, जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम न रहा हो। तो इस तरह से बेंथम के जो विचार होते हैं उनको धीरे धीरे यूरोप जगत में कार्यान्वित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार संपादित किए जाने लगे। इस वीडियो में मैंने आपको बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार, न्याय, दंड और जेल सुधार संबंधी विचारों से अवगत कराया। हालांकि बेंथम ने जितने भी विचार दिए हैं इसके विचारों की आलोचना भी की जाती है। जैसा कि यह कहा जाता है कि बेंथम एक सुखवादी प्राणी है, यानी कि बेंथम मनुष्य को एक सुखवादी प्राणी मानता है जो हमेशा सुख के पीछे भागता रहता है। इसी तरह से वह स्वार्थी प्राणी बन जाता है। इसी तरह से व्यक्ति जो होता है वह स्वार्थी प्राणी बन जाता है। परंतु बेंथम यह भूल जाता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी नहीं है, बल्कि उसमें परमार्थ की भावना भी नीत होती है। उसके अंदर दया होता है, प्रेम होता है, परोपकार होता है, सहानुभूति होता है, बलिदान, त्याग आदि की भावनाएं भी कार्य करती रहती हैं। और उसकी आलोचना, बेंथम की आलोचना करते हुए शेबाइन कहते हैं कि बेंथम में मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो योग्यता थी और न ही विशेष रुचि थी, लेकिन फिर भी वह आचार किसानों का न्यूटन बना रहना चाहता था। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में मात्रात्मक
सुख पर बल दिया है, मात्रात्मक सुख पर बल दिया है। उसने कहा है, वह कहता है कि पुष्पिन का खेल उतना ही सुखदायी है जितना कि काव्य का पाठ करना। लेकिन बेंथम यह भूल जाता है कि सुखों में मात्रात्मक नहीं गुणात्मक अंतर होता है, क्योंकि पुष्पिन के खेल खेलने का आनंद कुछ और होता है और कविता के पाठ करने का आनंद कुछ और होता है। तो वह गुणात्मक अंतर भूल जाता है कि हमें क्रियाओं में गुणात्मक अंतर भी होता है, केवल मात्रात्मक अंतर ही नहीं होता है बल्कि गुणात्मक भी होता है। बेंथम ने एक सुखवादी बेंथम की तीसरी आलोचना यह की जाती है कि बेंथम ने सुख मापक पद्धति का आविष्कार किया है। यह सुख मापक पद्धति जो है यह अव्यवहारिक है। बेंथम कहता है कि सुखों और दुखों को मापा जा सकता है और तौला जा सकता है, लेकिन सुख और दुख को मापना कहीं भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। सुख और दुख जो है यह भावनात्मक वस्तुएं हैं, यह भावना प्रधान है, यह एक भावनाएं हैं। हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं। इस संबंध में मैकेन महोदय कहते हैं कि राजनीति में गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जितना गणित में राजनीति का। तो बेंथम ने अपने सिद्धांतों के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो वह सभी व्यक्तियों के सुख पर बल नहीं देता है। बेंथम के सिद्धांत के अनुसार बेंथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो इस तरह से वह सभी व्यक्तियों के सुखों पर बल नहीं देता है, केवल अधिकांश व्यक्तियों के सुखों पर बल देता है। वह अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात नहीं करता है। तो बेंथम ने अपने सिद्धांतों में सभी लोगों के कल्याण के लिए बात नहीं की है, केवल अधिकांश लोगों के कल्याण की बात कही है। अतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग अपने सुखों की चिंता करते हुए अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए अपने सुखों की चिंता करते हुए अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर सकता है, अल्पसंख्यकों के हितों का या सुखों का बलिदान कर सकता है। कोई भी शासक बहुसंख्यक वर्ग के हितों की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर सकता है, जैसा कि हेलोवेल का कहना है कि बेंथम के सिद्धांत में अल्पसंख्या के पास बहुसंख्या के अन्याय और अत्याचार से परित्राण पाने का कोई मार्ग नहीं है। यह बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन देने वाला है और अस्थायी बनाने वाला है। तो इसी तरह से बेंथम ने अपने शासन के सिद्धांतों में कहा है कि शासन के आज्ञा पालन का आधार उपयोगिता है। शासन के आज्ञा के पालन का आधार क्या उपयोगिता है। यदि उपयोगितावाद के आधार पर ही या उपयोगिता के आधार पर ही शासन की आज्ञाओं का पालन होने लगे तो इस तरह से सभी लोगों को खुली छूट हो जाएगी। सारे व्यक्ति यह डिसीजन लेने लगेंगे कि शासन के आदेश कौन से उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है। तो इस तरह से सारे व्यक्ति शासन जो भी आदेश देता है यदि सभी व्यक्ति मान लेते हैं कि ये अनुपयोगी है और उसका पालन नहीं करेंगे तो इस तरह से राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। तो बेंथम का यह सिद्धांत या बेंथम का यह विचार कि शासन के आज्ञा पालन का आधार उपयोगितावाद है, यह भी निरर्थक है, यह भी अव्यवहारिक है, अप्रासंगिक है। इसी तरह से बेंथम ने स्वतंत्रता और समानता संबंधी कोई तर्कसंगत धारणा प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वह कहता है कि कानून का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों को उपलब्ध कराना नहीं बल्कि सुरक्षा प्रदान करना है। कानून का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति के अधिकारों को उपलब्ध कराना नहीं बल्कि सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सुख प्राप्ति में आवश्यक है। सुरक्षा जो है वह सुख प्राप्ति में आवश्यक है। अतः बेंथम सुरक्षा को महत्व देता है, स्वतंत्रता और समानता को महत्व नहीं देता है। परंतु व्यक्ति ने सुरक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता और समानता भी चाहता है। वह व्यक्ति स्वतंत्रता भी चाहता है, समानता भी चाहता है। इसी कारण हेलोवेल ने बेंथमवाद को एक ऐसा उदारवाद बतलाया है जो निरंकुशता के काफी निकट है। इन विभिन्न आलोचनाओं के अलावा यह कहा जा सकता है कि उसके विचारों में मौलिकता का अभाव है। बेंथम के विचारों में मौलिकता का अभाव है क्योंकि उसने अपने विचारों में अनेक दार्शनिकों का योगदान लिया है। बेंथम ने अपने विचारों में अनेक दार्शनिकों का योगदान लिया है। जैसा कि वेपर का कहना है उसने ज्ञान का सिद्धांत लाक तथा ह्यूम से लिया। वेपर का कहना है कि उसने ज्ञान का सिद्धांत लाक तथा ह्यूम से लिया। सुख दुख का सिद्धांत हेल्वेटियस से, सहानुभूति तथा घृणा का सिद्धांत ह्यूम से लिया और उपयोगितावाद का विचार कई लेखकों से लिया है। तो मौलिकता के अभाव में तथा अपने पक्षपातपूर्ण कल्प विकल्प के कारण उसके सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं और उतने शांतिपूर्ण हैं जितना कि वह स्वयं गलतफहमी से ग्रस्त हैं।
तो इस तरह से बेंथम के विचारों की आलोचना भी की जाती है, लेकिन बेंथम के विचार ऐसा नहीं है कि केवल अप्रासंगिक है या निरर्थक है। कि बेंथम के विचारों के आधार पर यूरोप के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में सुधार का भी प्रयास किया गया। बेंथम ने जो विचार दिए हैं वह व्यवहारिक जगत में प्रासंगिक है। उसने जेल की व्यवस्था के संबंध में सुधार दिए हैं, जेल के संबंध में उसने कुछ सुझाव दिए हैं, जेल सुधार के संबंध में उसने कुछ सुझाव दिए हैं, संसद के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। वह सार्वभौम और वयस्क मताधिकार चाहता था, वह खुले मतदान का विरोधी था, वह गुप्त मतदान का समर्थक होता है, वह निर्वाचन जो होता है वह नियतकालीन निर्वाचन या वह प्रतिवर्ष निर्वाचन चाहता था। तो इस तरह से बेंथम ने संसदीय शासन व्यवस्था के संबंध में, ब्रिटिश कानून और दंड के संबंध में, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विचार दिए हैं और उन विचारों को क्रियान्वित किया भी जा चुका है और उसके विचारों के आधार पर विभिन्न शासन पद्धतियों में संशोधन या सुधार भी किया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेंथम समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टी.एच. ग्रीन पर ले चलूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।